आवाज क्लियर हो बेटा? एक बार फिर से बताएं। आवाज क्लियर है बेटा? हेलो, जय हिंद। जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय हिंद। आवाज यस, ठीक है। यूनिट फर्स्ट की क्लास चल रही थी और यूनिट फर्स्ट में जिनको भी लिखने में समस्या हो रही होगी, ऐसे में हमने कुछ लोग जो अच्छा लिखे थे, ऐसे में तो लगभग मान के चले कि 70 से 80 लोगों ने लिखा है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं भी लिखा है या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमको भेजने की जरूरत है, सब लोग हमको ही भेजे। अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और संतुष्ट है कि उनकी थ्योरी कंप्लीट होती जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 2-3 प्रश्न जो दिए जा चुके हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ आपको। साहित्य शिक्षा का सिद्धांत और इतिहास की जो चर्चा हुई थी पहले यूनिट में, उसमें साहित्य शिक्षा का अर्थ और परिभाषा का एक प्रश्न मैंने दिया था और वो प्रश्न लगभग लोगों ने क्लियर किया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बेटा साहित्य शिक्षा का लक्ष्य और उद्देश्य से था, यहां भी मैंने एक प्रश्न आपको दिया है और लक्ष्य और उद्देश्य की ठीक से चर्चा हो गई है। तीसरा प्रश्न था बेटा साहित्य शिक्षा की आवश्यकता और महत्व, इसका प्रश्न भी हमने नहीं दिया था। एक प्रश्न यहां से आपको करना है। साहित्य शिक्षा का जैविक आधार, एक प्रश्न आज मैंने दिया था और लगभग लोगों ने किया भी है। जैविक आधार मतलब जो हमारे जीवन से संबंधित जो क्रियाएं हैं, ऐसे फिजिकल एजुकेशन में सहयोग करती हैं, उनसे संबंधित था और इसकी चर्चा करते हुए आगे भी आपको बढ़ा के दिखाएंगे। फिर भारत और दुनिया में साहित्य शिक्षा का इतिहास, जिनमें से भारत की चर्चा बाद में होगी। दुनिया में जो 5 से 7 कंट्री की चर्चा हम लोग करते हैं साहित्य शिक्षा का क्षेत्र जहां पे बहुत ही अग्रणी रहा, स्टैंडर्ड लेवल की जहां पे साहित्य शिक्षा रही है, उनकी चर्चा करने की आवश्यकता है। लास्ट में भारत की, फिर ओलंपिक खेल, एशियाई राष्ट्रमंडल, एशियाई, फिर लास्ट में भारत के जो महत्वपूर्ण खेल संस्थान है 1920 से जो चर्चा होगी या पहले 1914 से जो चर्चा होगी, एचबीपीएम से लेकर के, तो लास्ट तक यहाँ पे चर्चा हम लोग करेंगे। बेटा ये क्या था, ये हमारे सिलेबस है, यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है और यूनिट फर्स्ट लगभग नजदीक में है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज और कल में आप देखेंगे कि लगभग यहाँ की चर्चाएं खत्म होगी, क्योंकि कुछ यहाँ पे डायग्राम में हम बताएंगे और डायग्राम के माध्यम से और कुछ प्रश्न देंगे, उन प्रश्नों के माध्यम से आपको क्लियर करने की जरूरत होगी, क्योंकि एक बार आप इसको रिवाइज कर चुके हो। कल इसकी हमने चर्चा कर दी थी बेटा, साहित्य शिक्षा का जो अर्थ था, अर्थ की चर्चा हमने की थी, साहित्य शिक्षा की परिभाषा की चर्चा की थी, एक प्रश्न भी मैंने यहां से दिया था और यूपीटीजीटी में भी एक प्रश्न इस बार आया था। कहां से बेटा? साहित्य शिक्षा की परिभाषा के। परिभाषाओं को याद करना हमने कहा थोड़ा सा कठिन जरूर होता, लेकिन एक बार याद हो गया तो जीवन भर के लिए मुश्किल खत्म। और उनमें भी कुछ जो वर्ड होते हैं, उन वर्डों को चुनते हुए याद करते और जल्दी क्लियर हो जाता है। ये वही कहा बेटा, ओवर ट्यूफर द्वारा, जेबी नैश द्वारा, आरकेएससी द्वारा, एचसी बल द्वारा, विवेकानंद जी द्वारा, प्लेटो और सोफी द्वारा। ठीक है, ये कल का टॉपिक था। फिर तब सर्व शिक्षा का बदलता जो स्वरूप है, कैसे बदला है, हमने कहा 1800 में जिम्नास्टिक, 1820 में हाइजीनिक ट्रेनिंग, 1840 में शारीरिक आर्ट या जिसे फिजिकल कल्चर के नाम से जानते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग जो कि 1900 में, और लास्ट में शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन के रूप में आज इसको 1920 से जाना जाता है। आगे देखते हैं, यहां तक होता है। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य की भी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी और हमने कहा था जो सामान्य उद्देश्य की चर्चा होगी तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेदनात्मक की चर्चा होगी। लेकिन चार से पुस्तक के अनुसार देखा जाए तो शारीरिक विकास, मानसिक गामक विकास, मानसिक विकास और व्यक्तित्व मानवीय संबंधों का विकास। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, अभी कोई एग्जाम नियरेस्ट में जो हुआ था वहां पे ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था, किसमें ऑब्जेक्टिव में, कि चार्ल्स से बुस्टर के अनुसार निम्नलिखित में से शारीरिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है, ऐसे करके प्रश्न आया था। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि आप थ्योरी लिख रहे हैं तो थ्योरी के माध्यम से इसको कंप्लीट करना है। कल इसकी चर्चा हमने की है। जेबी नैश द्वारा था बेटा, ड्यूडले सर्जेंट द्वारा था,
साथ ही साथ शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य था, लक्ष्य की हमने चर्चा की थी। हमने कहा था लक्ष्य एक होगा बालक या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास या संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, या पहले जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशन सब आ जाएगा। ऐसा अगर डेवलपमेंट होता है तो हम कहेंगे शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। शारीरिक शिक्षा की जो आवश्यकता और महत्व की चर्चा बेटा, उस आवश्यकता और महत्व में हमने चर्चा की थी। क्या हमने कहा था कि ये जो 4 टाइप से जो शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता या महत्व की चर्चा होगी तो 4 टाइप से होगी। एक पहला होगा बेटा व्यक्तित्व का विकास, और जब व्यक्तित्व के विकास की चर्चा होगी, मतलब जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उस पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चर्चा होगी तो उसमें ये 6 जो टॉपिक हमने दिए हैं, ये 6 टॉपिक व्यक्तित्व के विकास में आ जाएंगे, जिनमें से शारीरिक वृद्धि और विकास होता है सबसे पहला, क्योंकि व्यक्तित्व की चर्चा हो रही है। और पर्सनालिटी को जब भी देखते हैं तो पर्सनालिटी क्या बेटा, पूरे बॉडी को देखा जाता है कि कैसा है, बोलचाल कैसी, पतला है, दुबला है, मतलब हर चीज को देखा जाता है। इसीलिए जब हम व्यक्तित्व को पढ़ेंगे तो व्यक्तित्व की सारी चर्चा वहां पे होगी। माइक बंद रखो बेटा। हमने कहा जब भी इस तरीके का प्रश्न आएगा, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व की चर्चा कीजिए। शारीरिक शिक्षा के अर्थ को समझाते हुए आवश्यकता और महत्व की चर्चा कीजिए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखने की जरूरत होगी, शारीरिक शिक्षा का अर्थ बताओगे। इसके बाद जब शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता या महत्व की चर्चा होगी तो व्यक्तित्व का विकास, जिनमें शारीरिक वृद्धि और विकास की चर्चा होगी। शारीरिक दक्षता का विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है, न्यूरोपेशी सामंजस्य, व्यक्तिगत सामंजस्य होता है। अब एक एक जगह यहां व्याख्या करना चाहेंगे तो भी कोई दिक्कत है, लेकिन एक बार इसको देख लीजिए क्योंकि ये टॉपिक भी आप लोगों ने कवर किया है। दूसरा था बेटा शैक्षणिक, तीसरा था सामाजिक, और चौथा जो है हमारा बेटा वो क्या है, आधुनिक विश्व की जीविका। ऐसे में अगर शैक्षणिक विकास की चर्चा की जाए तो शैक्षणिक के क्षेत्र में क्या है, मानसिक विकास होता, क्योंकि शैक्षणिक है तो सीधी सी बात है शिक्षा संबंधित मानसिक विकास होगा। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम रिटेल में रिसर्च वगैरह करेंगे तो क्या होगा, लोकतांत्रिक मूल्य हमारे क्या होंगे, विकसित होंगे या पहले उनको महत्व बढ़ेगा। नागरिकता के गुणों का विकास होगा, जो हमारे नागरिक हैं, जो रहन सहन शैली है उसका विकास होगा। सामाजिक विकास की चर्चा होगी बेटा तो स्वास्थ्य सुरक्षा मार्गों का निर्माण किया जाएगा। सांस्कृतिक विकास होगा, खेल भावना का विकास होगा, खाली समय का सदुपयोग होगा। ये किस बेटा, सामाजिक विकास में आएगा। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो आर्थिक विश्व की जो जीविका है उसमें, मतलब कि विश्व में ये जो शारीरिक शिक्षा है अगर इसकी व्याख्या की जाएगी, इसकी चर्चा की जाएगी कि इसका महत्व कैसे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आर्थिक मूल्य की स्थापना हो रही है, राष्ट्रीय एकता का विकास हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय समझ विकसित हो रही है। कैसे आर्थिक मूल्यों का विकास कैसे हो बेटा, जब भी जैसे मान लो कभी टूर्नामेंट हो रहे हैं विभिन्न प्रकार के, चाहे आईपीएल की चर्चा हो जाए चाहे किसी और की चर्चा हो जाए, तो वहां पे क्या होता, आर्थिक मूल्य जो हमारे हैं, जो व्यवसायिक क्षेत्र में, वहां पे क्या होती, ये ऊपर की तरफ चलता है या कह लो कि वृद्धि होती है। ऐसे में राष्ट्रीय एकता का विकास होता, क्योंकि जब भी जैसे मान लो कि ओलंपिक होता है, ओलंपिक में लगभग पूरा विश्व समिट होता है, ऐसे बहुत सारी कंट्री इकट्ठा होती है, या कह लो जैसे फुटबॉल अभी चालू होने वाला, फुटबॉल का विश्व कप था, तो वहां पे क्या है, वहां पे सारी कंट्री इकट्ठा होंगी, और सारी कंट्री इकट्ठा होंगी तो निश्चित रूप से वहां पे जो एक दूसरे से मेल मिलाप है, एक दूसरे की भाषा है, हमें समझना, हमें जानना, या उनसे बातचीत करना, या कह लो कि अच्छा प्रथम द्वितीय तृतीय आए तो उनसे भी हमारा संबंध बना। कहने का मतलब जब एक मंच से सब लोग आते हैं तो निश्चित रूप से बेटा हमारा राष्ट्रीय एकता का विकास होता है, अंतरराष्ट्रीय समझ विकसित होती है, हमारी भाषा उनका, उनकी भाषा हमारे यहाँ, ये क्या बेटा अंतरराष्ट्रीय समझ, या वो हमें समझे हम उनको समझेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। ये क्या बेटा विश्व, आधुनिक विश्व की जीविका में आएगा। अब कल वहां तक लगभग चर्चा हुई थी, आज चर्चा होगी बेटा कहां पे, शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां, जो एक प्रश्न से पूछा जाता है, ऐसे में ऑब्जेक्टिव में भी आता है और थ्योरी में भी आता है। प्रश्न क्या होता है बेटा, प्रश्न होता है शारीरिक शिक्षा का अर्थ समझाते हुए या शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य उद्देश्य की चर्चा करते हुए शारीरिक शिक्षा में जो भ्रांतियां हैं उनका वर्णन कीजिए कि क्या भ्रांतियां, लोग क्या समझते हैं, शारीरिक शिक्षा को कैसे समझ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। तो यहाँ पे चर्चा होती है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई बालक आपके घर से खेलने के लिए जाता है तो बड़ी रोक टोक होती है, लोग रोकना चालू करते हैं, नहीं ठीक है, ठीक नहीं है, लड़कियों के लिए नहीं ठीक है, ये जाएंगे तो समय खराब होगा, पढ़ाई इनको करने की जरूरत है। स्कूलों में खेल होने लगता है तो लोग सोचते हैं घंटा लग गया,
क्यों पीटी टीचर आने वाले हैं, स्पोर्ट टीचर आने वाले, ऐसा करो हमारे बच्चों को भी खिला दो। उनको लगता है कि अब रिलैक्सेशन मिलेगा, जबकि उनको ये नहीं पता कि ऐसा सब्जेक्ट की तरह वो चल रहा है, बच्चा उसको आज सब्जेक्ट की तरह ले रहा है। आए वो रिक्रिएशन नहीं है, खेल ओनली खेल नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखते हैं जो लगभग 12 हमने ये ग्राफ तैयार किए हैं, 12 ग्राफों में लगभग सब महत्वपूर्ण ही है, इनको देखने की जरूरत है। यदि भ्रांतियों की चर्चा होती है तो आप इस तरीके से लिखने का प्रयास करिए। कैसे बेटा? पहला है, यह समय की बर्बादी है। आप लोगों ने देखा होगा, आपके परिवेश में बहुत सारे लोग होंगे, जब आपका बच्चा खेलने के लिए जाने लगता है तो वहां बहुत सारे लोग रोकना चालू करते, अरे कहाँ जा रहे हो, अभी जा रहे हो, अभी पढ़ाई नहीं हुई, ये काम नहीं हुआ, वहां नहीं जाना था, ये करना था, ये नहीं करना था। अब मतलब उनको लगता है कि बच्चा खेलने के लिए जा रहा है तो टाइम वेस्ट करेगा। तो क्या बेटा, ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि यह क्या है, यह समय की बर्बादी करता है, जो क्या है, एक भ्रांति है। दूसरा क्या बेटा, यह रोजगार के अवसर नहीं देता है। लोगों के मन में बड़ी ठेस है कि स्पोर्ट्स में बच्चा जा रहा है, स्पोर्ट्स में बच्चा जा रहा है तो उसको रोजगार कैसे मिलेगा। वो तो खेल ही समझ रहे हैं, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर के बेटा जीवन पर्यंत तक खेलता है, तो हम लोग खेल की तरह देख रहे हैं। बेटा भाई रखो, जी 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 जी, ठीक है। तो हमने क्या कहा बेटा, यह रोजगार के अवसर नहीं देता, ऐसा लोगों का सोचना है। जबकि हम लोग देखते हैं कि हर जगह रोजगार है, हर चाहे जहां भी है, चाहे जो भी इंस्टीट्यूट होगा, इंस्टीट्यूट ही नहीं, औद्योगिक क्षेत्र होगा, प्रशासनिक क्षेत्र होगा, या कह लो कि फिजियोथेरेपी का क्षेत्र होगा, या डॉक्टरी का क्षेत्र, हर जगह है आज फिजिकल एजुकेटर की जरूरत है। मतलब कि खेल खेल की तरह नहीं, बल्कि वो व्यवसाय की तरह बन गया है। इसलिए यह लोगों का सोचना कि यह रोजगार नहीं देता बिल्कुल गलत है। बाकी तो एक ही जगह पे, हिंदी वाला हिंदी की जगह पे जाएगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश की जगह जाएगा, फिजिक्स वाला सिर्फ साइंस के क्षेत्र में जाएगा, लेकिन जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर है वह हर क्षेत्र में जा सकता है, यदि वह मतलब सही है। तो सही क्या मतलब है, यदि उसको ज्ञान है तो। अगर यह केवल शारीरिक विकास करता है, लोग ऐसा सोचते हैं कि जो रनिंग करने जाते हैं, जॉगिंग करने जाते हैं, जो दौड़ने जाते हैं, वो सिर्फ क्या, वो फिजिकली मेंटेन होने के लिए जाते हैं। बिल्कुल गलत है। फिजिकली नहीं, बल्कि फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली सभी का डेवलपमेंट यहां होता है। तो ऐसा सोचना कि यह केवल शारीरिक विकास है, बिल्कुल गलत है। ठीक है। अगर यह कठिन विषयों के बीच में अंतराल के तौर पर होता है। अब देखिए यहाँ की चर्चा, इसकी चर्चा हो गई, इसकी हो गई, इसकी हो गई, यहाँ की क्या बेटा, यह कठिन विषयों के बीच में अंतराल के तौर पर होता है। जैसे क्या है, जैसे पहली घंटी किसकी लगी, मैथ की लगी, दूसरी इंग्लिश की लगी, तो तीसरा बात सोचेंगे आज 2 घंटे स्पेशल चल गए, तीसरा घंटा ऐसा करो फिजिकल एजुकेशन का लगा दो। मतलब सरल घंटों की तरह, जैसे हिंदी को लगाते हैं ना कि मैथ चल गई, इंग्लिश चल गई, तो हिंदी को लगा दो, उनको लगता है हिंदी सरल है। ऐसे ही जब भी जहां गैप मिलता है, फिजिकल एजुकेशन को वहां सेट कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां तो वही चीज बेटा, यह कठिन विषयों के बीच में अंतराल के तौर पर होता है, जो बिल्कुल सोचना गलत है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट की तरह है, जैसे आपके अन्य सब्जेक्ट है। यदि वहां पर लिखकर आपको नौकरी मिलेगी, तो यहां भी बेटा आपको नौकरी ही मिलेगी। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यहां पे इस तरीके की सोच रखेंगे तो ही आप देखते बेटा। शारीरिक शिक्षा का कम योग्यता का होना, मतलब इनको लगता है जो आम एक टीचर होता है, आम जो जनता है, जो आम लोगों की एक थॉट है, वो क्या है, वो ये लोग सोचते हैं कि यार जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर होता है ना, ये वाला, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो सिर्फ स्पोर्ट्समैन होता है, खिलाड़ी होता है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं होता। जबकि हमारे क्षेत्र में अगर आए तो देखें कि उसे फिजिक्स भी पढ़नी है, थोड़ी सी केमिस्ट्री भी पढ़नी है, मैथ भी थोड़ी सी आनी चाहिए, इंग्लिश तो बहुत कंपल्सरी है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी मतलब बायो स्पेशल होना चाहिए, हिस्ट्री तो पूरी की पूरी है, विश्व ज्ञान भी उसको होने, मतलब कुछ भी छूटा नहीं है। कहने का मतलब है कि सारी जानकारी उसको होनी चाहिए। इसका मतलब है बेटा शारीरिक शिक्षा का कम योग्यता का होने के साथ साथ जो लोग ऐसा सोचते हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो फिजिकल एजुकेशन वाला टीचर होता है उसको सारी चीजें आती, थोड़ी थोड़ी, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर डाल दो, वो आपको अच्छा से अच्छा करके दिखा देगा। अगला बेटा, यहां विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ती है। लोगों को ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है
बच्चा खेल कूद में जाने लगेगा, ग्राउंड पे जाने लगेगा, लोगों के साथ खेलने लगेगा, तो उसके अंदर अनुशासनहीनता आएगी, मतलब वह कैसा दुष्ट प्रवृत्ति का बनने लगेगा, झगड़ा लड़ाई पार्टिसिपेट। सोचना बिल्कुल गलत है। मैं 100% गारंटी से कह सकता हूं आज कि ऐसे में फिजिकल एजुकेशन के जो बच्चे होते हैं, जितना सिंसियर वो होते, जितना रेस्पेक्ट करते हैं, उतना एक मिनट का बैलून बंद कर दूं, क्योंकि कुछ लोगों का फोन आएगा तो दिक्कत होती है। एक मिनट। यस, ठीक है बेटा। तो ये क्या बेटा, अनुशासनहीनता की जो भावना लोग समझते हैं, बिल्कुल गलत है। सबसे ज्यादा अनुशासित बच्चे होते हैं तो किसके बेटा, फिजिकल एजुकेशन वाले होते हैं। अगला बेटा, यह केवल मांसपेशी क्रिया है। लोगों को ऐसा लगता है कि यहां से क्या बेटा, जो मसल्स है जिनकी बिल्डअप है या बन गई है, वही फिजिकल एजुकेशन, मतलब उनका मतलब ये है कि वो फिजिकल एजुकेशन करता है, तो इसका मतलब मांसपेशी की क्रिया वाली कुछ भी नहीं, जबकि बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम न्यूरो मसल कोऑर्डिनेशन उसकी देखते हैं, एजिलिटी को देखते हैं, मतलब हर चीजें जो हमारे बॉडी में होनी चाहिए उन सभी का विकास करती है। फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, स्पीड को लाते हैं, कोऑर्डिनेशन को लाते हैं, एजिलिटी को बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, मतलब हर चीजें हैं। जबकि लोग क्या सोचते हैं बेटा, लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ मांसपेशी के लिए ही की जाने वाली क्रिया है। अगला बेटा, यह केवल मनोरंजन का विषय है। बिल्कुल गलत है। मनोरंजन का नहीं, बल्कि मनोरंजन तो एक सहायक है, जबकि स्पोर्ट्स क्या बेटा, एक पर्टिकुलर कैरियर बन गया है। अब उसको हम कैरियर की तरह देखते हैं, उसको हम ऐसे नहीं देखते हैं कि सिर्फ गए मनोरंजन करके चले आए। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को लेकर जाते हैं, 20 बच्चे हाथ ऊपर कर देते हैं क्लास में कि हम भी चलेंगे, उनको लगता है, उनको लगता है मजा आएगा, मतलब हम खेल रहे हैं, मजा लेने जा रहे हैं। अगर ऐसे बच्चे ये सोच के जा रहे हैं तो वो बिल्कुल अपने कैरियर को खत्म कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि स्पोर्ट टीचर उनको ले जाता है तो उनके अंदर ये सारी भावना, जो दुर्गुण दिख रहे हैं, ये सारे दुर्गुणों को दूर करता है, अच्छाइयों की तरह ले जाने का प्रयास करता है। अगला बेटा, इसका कोई शैक्षणिक या बौद्धिक महत्व नहीं। लोग ऐसा सोचते हैं कि खेल जो स्पोर्ट्स है शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है, वो मानसिकता से उसका कोई रिलेशन नहीं है, जबकि उनका सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम यहाँ पे बेटा मेंटल, अभी हमें कुछ भी करना हो, जैसे कबड्डी खेलना हो, कबड्डी बोलने के लिए जाना, कबड्डी खेलते समय हमारे बॉडी में एजिलिटी होती है, हमारा माइंड कितना तेज काम करता है, हम दाहिने अटैक करें तो बाया वाला कहाँ पे, बाया अटैक करें दाहिने वाला कहाँ पे, इस तरीके की बहुत सारी गतिविधियां चलती रहती है। तो ये बिल्कुल सोचना गलत है कि उनका शैक्षणिक और बौद्धिक महत्व नहीं होता है, जबकि दोनों ही महत्व है। अगला बेटा 10वें नंबर पे, इसमें कैरियर के अवसर बहुत सीमित होते, ऐसा लोग सोचते हैं। ऐसा लोग सोचते हैं कि सीमित है, बहुत कम है, जबकि हमने कहा कि इसका क्षेत्र विस्तृत है। जहां भी चाहो वहां नौकरी रखिए, आप नौकरी ले सकते हैं, है ना। आगे देखिए, यह केवल लड़कों और मजबूत खिलाड़ियों के लिए, ऐसा मानना है लोगों का, जो मतलब फिजिकली फिट है वही खेल सकते हैं, ऐसा नहीं है। खेल के क्षेत्र में जाने के लिए साथ ही साथ फिजिकल के साथ साथ मेंटल भी आपका तेज होना चाहिए। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन सही है, आप बहुत अच्छे मस्कुलर इंड्योरेंस वाले नहीं हो तो भी आप उस क्रिया को कर सकते हो। फिर मेरा शारीरिक शिक्षा केवल खेलना और पसीना बहाना, लोग ऐसा सोचते हैं, जबकि वहां पे पसीना बहाने के साथ साथ हम बहुत सारी चीजों को गेन करते हैं उसको, क्योंकि एज सब्जेक्ट की तरह लिए हैं तो उससे हमारा भविष्य दिखता है। ठीक है बेटा, एक तो ये। दूसरी चीज ये, कभी कभी कुछ लोग और एक दो और जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं इसमें, क्या कि कुछ लोग सोचते हैं कि यह लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। ज्यादातर लोग ऐसे बोलते हैं, अरे लड़कियों के लिए खेल ठीक नहीं है। ठीक है, अभी आप टीम बनाने लगो, 10 लोग आकर के, अरे ठीक है लड़कियों खिलवाएंगे क्या, लड़कियां कहाँ जाएंगी, इनको कौन देखेगा, इनको कहाँ जाना है, इनको क्या, ऐसी तमाम चीजें आती है, जो उनका बिल्कुल सोचना गलत है। क्योंकि आज लड़कियां जो है वो हर क्षेत्र में आगे हैं। और हमने कहा ना, अभी ईएमआरएस की वैकेंसी आई थी, हम लोगों ने देखा था कि ईएमआरएस में टोटल जो पास होने वालों की संख्या थी, उनमें हमें लगा 3-4 सिर्फ लड़के थे, बाकी सब की सब लड़कियां पास हुई थी। मीन्स गर्ल्स जो है बहुत आगे है। आज कहीं भी देख लो, किसी भी क्षेत्र में देखो, गर्ल्स बहुत आगे निकलती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो सोच जो है लोगों की कि अरे वो वहां जाएंगे क्या करेंगे, तो पहले सोचती है कि यार जाएंगे क्या करेंगे, मतलब एक करंट है, इसका मतलब हम वहां जाएंगे कुछ करके दिखाएंगे जरूर।
तो अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करें। तो बेटा शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में जो भ्रांतियां हैं उनकी एक चर्चा की है। आगे बेटा देखिए शारीरिक शिक्षा का जैविक आधार। एक आज मैंने आपको दिया भी था, एक प्रश्न लिखने के लिए दिया था, काफी अच्छा प्रश्न लोगों ने लिखा भी है। मैंने देखा कि कुछ लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है। शारीरिक शिक्षा का जैविक आधार जो बायोलॉजिकल बेसिक है आप फिजिकल एजुकेशन का, वो क्या होगा। ऐसे में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अगर जैविक की मतलब बेटा जीवन जो जीने की एक कला है या जीवन को चलाने की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित अगर देखा जाए तो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में देखा जाए क्या बेटा मानव शरीर की संरचना, कार्य प्रणाली और जैविक विकास का अध्ययन है क्या बेटा हमारा जैविक आधार। यह विज्ञान पर आधारित है जो यह आसपास नियमित रेगुलर एक्सरसाइज, खेल और शारीरिक गतिविधियां हमारे अंगों जैसे हमारे हार्ट हुए, हमारा लंग्स हुआ या फिर हमारी मांसपेशियां हुई, तंत्रिका तंत्र, इन सभी क्या कहते हैं बेटा स्वस्थ एवं सक्षम बनाने के लिए उत्तरदायी है या इनको क्या कहते हैं बेटा बढ़ाने का काम करती है। और बेटा हमारा जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है या बायोलॉजिकल बेसिक एस्पेक्ट है अगर देखा जाए तो इसमें जिन लोगों ने लिखा है बहुत अच्छा लिखा था, क्योंकि यदि यह समझ में आ गया जैविक आधार क्या है, जीवन जीने का आधार क्या है। सीधी सी बात है, एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि जीवन जीने का आधार क्या है, जैविक आधार। तो जैविक आधार क्या है, हमारे लंग्स अच्छा काम करे, हमारा हार्ट अच्छा काम करे, हमारी मस्कुलर इंड्योरेंस बनी रहे, हमारा न्यूरोमस्कुलर अच्छा हो, हमारी मानसिक शक्ति तेज हो, सोच विचार अच्छे हो। तो ऐसे में इन सारी चीजों को देख लिया जाए तो हमारे क्या बेटा जैविक आधार के रूप में आ जाएंगे। ठीक है, ये अधिकार हो गया, आधार है, इसको ठीक कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, जैविक आधार। अब देखिए आगे चर्चा बेटा, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है जैविक आधार में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष यहां से प्रश्न आते हैं और आएंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसी बेटा हेरिडिटी और जो एनवायरमेंट वाला है अनुवांशिकता और पर्यावरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अन्य तंत्र का विकास जो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम है उनकी चर्चा, उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत, इसको मान लो कुछ के अंतर्गत ला लेंगे, लेकिन यहां पे अगर बात करें वृद्धि एवं विकास की चर्चा, अनुवांशिकता और पर्यावरण की चर्चा, और साथ ही साथ यहां अगर चर्चा होगी तो क्या बेटा जो आयु के प्रकार हैं, आयु के प्रकार की चर्चा। और इसी में अगर बात की जाए तो जो हमारा जो है क्या बोलते हैं पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व ठीक है। तो आयु के प्रकार की चर्चा इसी में, और इसी में व्यक्तित्व जो हमारी पर्सनालिटी है इसकी भी चर्चा किसी चैप्टर में होने की जरूरत है। लेकिन यह दोनों चैप्टर हम लोग कहा बेटा साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, प्रश्न जरूर देंगे लेकिन इसको साइकोलॉजी में पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए ये कुछ मुख्य बिंदु थे। अगर आप शारीरिक शिक्षा के इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और ये छोटे छोटे प्रश्न आपके दिमाग में नहीं है मुख्य, तो निश्चित रूप से कहीं कहीं आपको समस्या होगी। जो शुरुआती जो मुख्य बिंदु है किसके, हमारे शारीरिक शिक्षा के इतिहास के, अगर उनकी व्याख्या होगी बेटा तो 4-6 लाइनें ऐसी है जिनको कहीं भी आप डालोगे, कहीं भी ऐड कर दोगे, इंपॉर्टेंट ही माना जाएगा। जैसे हमने लिखा क्या बेटा शारीरिक शिक्षा की शुरुआत 18वीं शताब्दी से मानी जाती है। बिल्कुल इसको समझ लो, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 1880 की जो व्याख्या होती है 1882 की, उसकी चर्चा यहां करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। शताब्दी में याद रखिएगा,
शताब्दी की जब जब चर्चा हुई तो लोग बहुत कंफ्यूज होकर प्रश्नों को गलत किए हैं। इसलिए शताब्दी को भी समझने का प्रयास कीजिएगा कि शताब्दी कहते किसको है। अगर यहां बात हो एक शारीरिक शिक्षा की शुरुआत 18वीं शताब्दी से मानी जाती है, तो कितने लोग इस बात से संतुष्ट हैं भाई कि 17वीं शताब्दी से है? जल्दी बोले। 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी का मतलब क्या है? हेलो, आवाज क्लियर है कि नहीं? माइक बंद तो नहीं आपकी? माइक आपकी ओपन है बेटा। जो सन चल रहा है शुरुआती दौर, उसी का 20वीं शताब्दी इस समय चल रहा है। इस समय क्या चल रहा है बेटा? से जो सन अगर बात मैं करूं यहाँ पे 1700 से लेकर 1800 ईस्वी तक सर, 18वीं शताब्दी। 1700 से लेकर के 1800 के बीच में अगर चर्चा होगी तो कितनी होगी? कौन सी शताब्दी? ये 18वीं शताब्दी होगी सर। बिल्कुल, चलिए ठीक है। अगर 19वीं शताब्दी की चर्चा हो, जैसे यहाँ पे चर्चा हुई है ये वाली 19वीं शताब्दी, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक प्रश्न आया है कि शारीरिक शिक्षा की आधुनिक विचारधारा 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से मानी जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य ये है सर कि 19वीं शताब्दी का मतलब ये हुआ सर कि सन 1800 से लेकर 1900 तक सर, ये अंतिम दशक का अर्थ ये हुआ कि 1890 के बाद से लेकर 1900 के बीच का जो 10 वर्षों का समय है, ये महत्व। अंतिम दशक का मतलब है यहाँ पे जो दे दिया गया शारीरिक शिक्षा की आधुनिक विचारधारा 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मानी जाती है। तो लगभग मतलब ये है कि 1800 से बाद 1800 समथिंग 50 के बाद 75 के बाद 80 के बाद तो वही जो चर्चा होती है 1882 से कि शारीरिक शिक्षा को शिक्षा द्वारा मान्यता मिल गई, तो लगभग मान के चलिए भाई अंतिम दशक का मतलब यहाँ पे ये है। बाकी अगर इसको लिखने के लिए लिखा जाए तो कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2-3-4 प्रश्न है। ऐसा क्या बेटा? क्योंकि क्या बोलते हैं ब्रिटिश लोग इंडिया में जब आगमन किए हैं, तो ऐसे में मान लो जब चाहे पूना की चर्चा हो चाहे और कहीं की चर्चा हो, तो उन लोगों ने जब ब्रिटिश कंपनी की स्थापना कर दी, उसके बाद 1700 के बाद ही उन लोगों ने क्या खेलों का प्रारूप वगैरह उन लोगों ने बना दिया था, खेल की विचारधारा ला दी थी, खेलों को यहां जागृत करना शुरू कर दिया था। इसलिए उसको 18वीं शताब्दी कहा जाता है, क्योंकि 1700 से लेकर के 1800 ईस्वी के बीच का जो पीरियड है वो क्या बेटा? 18वीं शताब्दी है। फिर क्या बेटा? शारीरिक शिक्षा का जो विचार है, अगर पूछा जाता है कि भारत में कहां से आया है, भारत में शारीरिक शिक्षा का जो उद्भव और विकास की चर्चा होती है, उद्भव तो अलग है, जब विकास की चर्चा हो तो भी माना जाता है इंग्लैंड को माना जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है शारीरिक शिक्षा का जो विचार है इंग्लैंड से भारत आया है। फिर क्या बेटा? भारत में शारीरिक शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सभी लोग जानते हैं बेटा, जनक के रूप में यक्षी बच्ची को जाना जाता है। ठीक है, YMCA की जब स्थापना हुई। तीसरा प्रश्न क्या बेटा? चौथा था, शारीरिक शिक्षा में नागरिकों का मूल अधिकार कहां पे सुरक्षित है? तो जो यूनेस्को चार्टर बेटा उसमें अंकित किया गया है मूल अधिकार जो है। ठीक है, अगला क्या बेटा? एशिया में भारत में पहला शारीरिक शिक्षा ट्रेनिंग कॉलेज की चर्चा होगी तो YMCA बेटा है वो हमारा मद्रास है। ठीक है, और YMCA मद्रास की चर्चा है। और एशिया और भारत दोनों की चर्चा हो रही है, खूब याद रखिएगा। एशिया और भारत की चर्चा, चाहे एशिया में पूछा जाए चाहे भारत में पूछा जाए कि पहला जो शारीरिक शिक्षा का जो प्रशिक्षण केंद्र है वो कहां पे स्थापित हुआ, तो बेटा वहां पे मद्रास में स्थापित हुआ YMCA। शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय क्या है बेटा? तो गतिशील मानव है। एक बार जो प्रश्न पूछा गया क्या कहीं पे? अगला बेटा, शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की है। ठीक, किसकी बेटा? केंद्र सरकार की है। फिर बेटा शारीरिक शिक्षा को
देश में लोकप्रिय बनाने का जो कार्य है वो किसका बेटा? हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री का है, मतलब शिक्षा मंत्रालय का है। शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का जो श्रेय है वो कार्लवेल कुक का है। ठीक है बेटा, किसका? कार्लवेल कुक का है। शारीरिक शिक्षा की आधुनिक विचारधारा 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से मानी जाती है। इसका मतलब है कि 1882 में जब शारीरिक शिक्षा को शिक्षा द्वारा मान्यता मिल गई, तब माना गया कि यह इसके आधुनिक विचारधारा की तरफ बढ़ चुकी है। शारीरिक शिक्षा के बदलते स्वरूप की मैंने चर्चा कर दी है। कल मैंने इसकी चर्चा की थी कि पहली बार इसको जिम्नास्टिक बोला गया, बाद में हाइजीनिक ट्रेनिंग, फिर शारीरिक कला, फिर फिजिकल ट्रेनिंग और लास्ट में शारीरिक शिक्षा। ये क्या करेगा? ये इसके मुख्य बिंदुओं की चर्चा हम लोगों ने की है। इस मुख्य बिंदु के साथ साथ हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स को देखने का प्रयास करेंगे जो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आपको समझने की जरूरत होगी। और क्योंकि हम लोग को कहा गया, ऐसे में जो टॉपिक हमारा है विश्व और भारत में जो शारीरिक शिक्षा का स्थान है या शारीरिक शिक्षा की जो शुरुआत है, अगर उसकी चर्चा होगी तो ऐसे में हमने चर्चा की है कि लगभग आप मान के चलिए, कहा बेटा, जो हमें पढ़ना है, कहां पढ़ना है? भारत की तो स्पेशल पढ़ना है। अगर विश्व की चर्चा होगी तो सबसे पहले यूनान जैसे ही पढ़ेंगे बेटा, उसके बाद जर्मनी के बाद देखा जाए बेटा तो कहां पे? यूनान हो गया, जर्मनी हो गई, रोम, और रोम के पहले हमको पढ़ना था डेनमार्क को। डेनमार्क और डेनमार्क के साथ साथ बेटा क्या? स्वीडन। बाकी तो अन्य भी जो देश हैं उनकी भी थोड़ी थोड़ी चर्चा होगी। ठीक है, ये विश्व में चर्चा होगी अब। ठीक है, कि विश्व में जो खेलों का इतिहास है, अगर उनकी चर्चा होगी तो यहां से हम यहां तक पहुंचेंगे। लेकिन इसके साथ साथ देखा जाएगा तो कुछ ऐसे और भी पॉइंट है जिन पे हमें चर्चा करने की आवश्यकता रहेगी। और इस टॉपिक से 100% एक आध प्रश्न कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो यूनान का इतिहास रहा है खेलों के क्षेत्र में, सबसे प्राचीन और सबसे पुराना रहा है। ठीक है ना? आइए इसकी चर्चा करते हैं। मैंने ग्राफ बना दिया था, चलो ये नीति की चर्चा हम लोग अलग से कर लेंगे। ग्राफ इसलिए तैयार बेटा ताकि बाद में लिखने में समय आपका ना खराब हो और जल्दी से आपका टॉपिक खत्म हो जाए, क्योंकि इस एक महीने के बीच में हमें टोटल जो सिलेबस है उसको खत्म करने की जरूरत है। क्योंकि एलटीजीआईसी का जो एग्जाम लगा है उसको देखते हुए हमारा जो चैप्टर है वो काफी ज्यादा है और प्रश्न भी काफी ज्यादा है। अगर एक एक टॉपिक से देखें, मिनिमम 10 प्रश्न बनाए तो 100 प्रश्न हमारे बनते हैं, और 100 प्रश्न से ज्यादा नहीं बनेंगे, मैं बता दूं। और वो 100 प्रश्न जिन लोगों ने सही दिशा में देख लिया, उनके लिए कुछ भी समस्या या कुछ भी दिक्कत नहीं है, ऐसा आप मान के चलिए। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग शुरू करते हैं और दिखाते हैं। हमने कहा जो हमने टॉपिक लिया था अपना, वो टॉपिक लिया था वो क्या था बेटा? हमारा टॉपिक था भारत भारत एवं विश्व में खेलों का इतिहास। ठीक है,
अगर इसकी चर्चा होगी बेटा तो ऐसे में मान के चलिए कि सबसे पहले अगर भारत की चर्चा हम कर रहे हैं, भारत की चर्चा करेंगे तो भारत को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक प्राचीन भारत की चर्चा होगी, प्राचीन भारत की, एक आधुनिक भारत की, आधुनिक भारत की। प्राचीन भारत की चर्चा करेंगे बेटा तो यहां पे हम सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू करेंगे। सिंधु घाटी से शुरू करेंगे और कब तक आएंगे बेटा? ऐसे में 18 सिंधु घाटी से शुरू करेंगे और आपको दिखाएंगे कहां तक? आपको दिखाएंगे 1947 के पहले तक। पहले तक। और जो आधुनिक भारत है, अगर इसकी चर्चा की विषय बनेगा बेटा तो ऐसे में इसको भी दो भागों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं तो ज्यादा मजा आता है। और उसमें क्या होगा? आधुनिक की चर्चा करेंगे तो ऐसे में यहां से भी दो तरीके के प्रश्न बनाएंगे और दो तरीके से प्रश्नों को बना करके आप भी आगे पढ़ेंगे तो मजा आएगा। एक 1947 के पूर्व और एक 1947 के पश्चात, ठीक है। और इसी में जो हमने बताया, जो हमारे टॉपिक में है और जिसे हमें पढ़ना है वो क्या बेटा? वो हमारा यूनान है। इसी में दूसरे की जो चर्चा करेंगे वो जर्मनी की करेंगे। तीसरी जो चर्चा करेंगे डेनमार्क की करेंगे। चौथी जो चर्चा होगी वो स्वीडन की होगी। पांचवी जो चर्चा होगी वो रोम की होगी। और जो अन्य देश है उनकी चर्चा एक में अलग से कर देंगे, ठीक है। इतना हमें पढ़ने की जरूरत होगी, इतना पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे में इस टॉपिक को जो पहला वाला है इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। किसको बेटा? भारत को हम छोड़ेंगे, भारत को छोड़ेंगे। भारत के पहले हम लोग कोशिश करते हैं किसको लेके चलने का बेटा? यूनान से। यहां से शुरू करते हैं और यहाँ के इतिहास के जो भी मुख्य बिंदु है बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। जब भी आप थ्योरी में लिखेंगे तो खूब याद रखें कि जो मेन मेन पॉइंट है उन पर जरूर फोकस करें, उनको इंडिकेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। और जो लेवल होगा अच्छा होगा, ठीक है बेटा। आइए ये हमने बताया बेटा यूनान में खेलों का इतिहास। आप सभी लोग जानते हैं कि यूनान की जब भी चर्चा होगी तो बहुत स्पेशल चर्चा होगी, क्योंकि यूनान का जो इतिहास है उस यूनान के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। कितने में बेटा? 4 भागों में। ऐसे में 4 भागों की चर्चा है बेटा। तो सबसे पहला होमरिक काल, दूसरा स्पार्टा काल, तीसरा पूर्व एथेंस काल और चौथा उत्तर एथेंस काल। 4 भाग है बेटा। इन चारों भागों को यदि आप समझ जाएंगे तो आसानी से अगर प्रश्न पूछा गया कि यूनान में खेलों का इतिहास या यूनान में खेलों के इतिहास की विस्तृत व्याख्या कीजिए, या इस प्रकार के जो भी प्रश्न बनेंगे, रोम पूछा गया, पूर्व एथेंस पूछा गया, या होमरिक काल के विषय पूछा गया, या उत्तर एथेंस काल के विषय पूछा गया, तो आप आसानी से प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे, वहां दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, 1 मिनट। अब देखिए हमने कहा जो यूनान के खेलों का इतिहास। अच्छा पता है बोर्ड क्लियर दिख रहा है कि नहीं? ज्यादा छोटा तो नहीं है सर? नहीं दिखाई दे रहा अक्षर। अच्छा कम मतलब कि छोटा है कुल मिला के? कट के है। अच्छा 1 मिनट थोड़ा सा, क्योंकि हमने सोचा एक ही ग्राफ में पढ़ा दे पूरा तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी, इसलिए सोचा कि
क्योंकि सब लोग पढ़े हैं, सिर्फ समझाने की जरूरत थी। अच्छा सुनिए, एक बार आप देखिए, मैं इसका पीडीएफ भी आपको लगा दूंगा, ठीक है? एक बार आप समझिए, कहीं दिक्कत हो गई हो पीडीएफ लगा दूंगा, क्योंकि हमारा ये मन था कि अगर एक डे में पूरा पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा? जी ठीक है सर, ठीक है, मैं नहीं सुन। देखते जहां दिक्कत हो गया बताइए। 2-1 मिनट, 2-2-1 मिनट। हाँ हाँ बेटा, कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत, अब क्योंकि हम बनाते समय ध्यान नहीं दिए कि थोड़ा सा मतलब ऐसा बनाए कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा हितकर हो जाए। और चलो बेटा, हम देखते हैं, जहां भी संभावना होगी मैं कोशिश करूंगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। होमरिक काल की बात की जाए बेटा, तो ऐसे में लगभग इसका जो पीरियड होता है 800 से 700 के बीच का पीरियड है ये। ठीक है? देखिए, ऐसे में पीरियड की चर्चा जल्दी नहीं होती है, फिर भी यदि आपके दिमाग में आए कि कभी पीरियड के विषय में भी पूछा जाएगा, तो वहां पे अगर आप लिख देंगे तो भी दिक्कत नहीं है। लगभग 1100 से 800 के बीच का जो पीरियड है, 1100 से ईसा पूर्व की जो चर्चा है बेटा, वो होमरिक काल की चर्चा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो जो यूनान में खेलों का इतिहास रहा है, अगर उसकी शुरुआत की चर्चा की जाए तो कहा बेटा होमरिक काल से शुरू हो जाता है। ऐसे में यूनान को 4 भागों में बांट के पढ़ा जाता है, या 4 भागों में बांटा गया, ऐसा भी बोल सकते हो। 4 भाग जो है बेटा, उसमें होमरिक काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल और उत्तर एथेंस काल है। 4 भाग है। इन चारों भागों को बेटा अगर थोड़ा थोड़ा दिमाग में रख लिया जाए तो लिखने में कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा और आसानी से आप लिख लेंगे। जैसे हमने कहा, जो होमरिक काल कहा गया है, यह यूनान के गुरु कह लीजिए। कौन बेटा? यूनान के गुरु थे, पूरे यूनान के गुरु माने जाते थे। कौन? होमर जी। होमर जी क्या थे? एक कवि थे। कैसे कवि थे बेटा? अंधे कवि थे, सूर थे एक तरीके से कह लीजिए। और उन्होंने 2 महाकाव्यों की रचना की थी, जिसे क्या बोलते बेटा? इलियड और ओडिसी के नाम से जाना जाता है, जिनमें कुल मिलाकर कह लिया जाता है बेटा जीवन जीने की जो एक कला है, जीवन जीने की जो शैली है कि लोग कैसे अपना जीवन जिए। जैसे आप रामायण और महाभारत को पढ़ते हो ना, तो उसमें भी यही बताया गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बना जाए। रामचंद्र जी को क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम बना? क्योंकि एक जीवन जीने की जो एक शैली है, जो कला है, या एक जो तरीका है, उसको स्पष्ट रूप से वहां चित्रित किया गया। ऐसे ही इलियड और ओडिसी में भी कुछ चर्चाएं की गई है। ठीक है ना? अब देखिए, हमने कहा अंधकार युग को ही डार्क एज कहा जाएगा। अंधकार युग को क्यों कहा जा रहा? क्योंकि होमर जी कैसे थे बेटा? अंधे कवि थे। उसी को हमने चर्चा की है क्या? नेत्रहीन कवि होमर यूनान के गुरु थे। ठीक है बेटा? 2 महाकाव्य उन्होंने लिखा था, एक इलियड था, एक ओडिसी थी। इलियड और ओडिसी। जी सर, मैं तो ये प्रणाम सर, ये सर कह रहे हैं कि हम ही को या फिर सबको ये ब्लर टाइप का दिख रहा है, धुंधला टाइप का। अच्छा, और लोग बताए बेटा? साफ नहीं दिख रहा, ब्लर दिख रहा है। हाँ ब्लर है, लेकिन सर काम चल जाएगा, सर काम चल जाएगा। अब पीडीएफ जो चश्मा लगा रहा है वो नहीं काम चलेगा, जो चश्मा लगा रहा है। मेरी बात सुनिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। कल मैं इसकी व्यवस्था थोड़ा अलग तरीके से कर देता हूं। मैं भी इस पे ट्रायल में ले रहा था कि कितना बड़ा बनाऊं कि आपको अच्छे से दिखे, और अगर इतने में थोड़ा दिक्कत हो रही है तो कल उसका सोल्यूशन आपके पास पहुंच जाएगा। बाकी इसका बेटा मैं एकदम स्पष्ट पीडीएफ आपको दूंगा कि आप 1 मिनट में बस ऐसे टिक करोगे और सारा काम क्लियर हो जाएगा। मैं सर पावर वाला चश्मा लगाया हूँ सर, वो ब्लड टाइप का दिख रहा है मुझे, और फिजिकल एजुकेशन में चश्मा लग गया। सुबह क्या बोलते, कैरोटीन की कमी है, थोड़ा सा उसको दूर कीजिए। कैरोटीन की तो नहीं कहेंगे क्योंकि कोई कमी नहीं है सर, वो पढ़े जा रहा है सर। चले कोई बात नहीं, देखते जहां दिक्कत होगी तो मैं ठीक करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि बन गई है तो इसको बिगाड़ना ठीक नहीं है। थोड़ा सा मैं तेज बोलूंगा, स्पष्ट बोलूंगा, आप लोग खूब मन से सुनिएगा। सुनने से ही कहानी समझ में आ जाएगी और आपको भागना नहीं पड़ेगा। चाहे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, चाहे आपकी थ्योरी पूछी जाएगी, दोनों ही क्लियर रहेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। देखिएगा,
हमने कहा बेटा होमरिक काल 1100 से लगभग 800 बीसी के बीच का पीरियड है। अंधकार युग के नाम से इसे कहा गया था। क्योंकि जो नेत्रहीन कवि है होमर जी, वो क्या थे बेटा, कैसे थे वो, मतलब नेत्रहीन थे, इसलिए अंधकार युग कहा गया। और इन्होंने 2 महाकाव्यों की रचना की थी, एक इलियड और दूसरा ओडिसी। शिक्षा का जो उद्देश्य था बेटा यहाँ पे साफ साफ मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ विजडम, एक्शन नहीं यहां गलत कर दीजिएगा, सिर्फ विजडम रखिएगा। विजडम मतलब सोच विचार का जीवन यहाँ पे था, लड़ाई झगड़ा नहीं था, लोग हंसी खुशी अपना जीवन जीते थे। और जो भी यहाँ के नियम कानून थे या जो भी देवी देवता थे उनके ऊपर पूरी तरीके से आश्रित था इनका जीवन। ये मानते थे कि जीवन का जो फैसला है ना वो हमारे देवी देवता ही हमारी करेंगे। जो हेरिकुलस यहाँ के देवता है, सॉरी पैट्रिकुलस, ये पैट्रिकुलस जो है ना, इनका मानना था, जो पैट्रिकुलस इनके देवता है, इनके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, ये बीमार पड़ रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं या कुछ अच्छा हो रहा है, वो सबका श्रेय पैट्रिकुलस को देती थी। इसलिए हमने कहा धार्मिक सिद्धांतों पर ये जीवन जिया करते थे। यहाँ की उनके भाग्य का फैसला उनके देवी देवताओं पर निर्भर होता था कि वो सही है कि गलत है, वो सारा कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ देते थे। यहां की खेलों की चर्चा की जाए बेटा तो तीरंदाजी, मल्लयुद्ध, रद्द और भाला फेंक, मुक्केबाजी और स्पेशल जो फ्यूनरल खेलों की चर्चा होती है, फ्यूनरल खेल की चर्चा तो यहां भी हुई है, लेकिन स्पेशल जो फ्यूनरल खेल शुरू यहां से हुए थे, लेकिन फ्यूनरल खेल यहां तक आए हैं। यहां लिखाऊंगा कि फ्यूनरल खेलों की चर्चा यहां भी की गई है। अब देखिए बेटा, भगवान जो पैट्रिकुलस थे उनके सम्मान में खेलों का आयोजन होता था। यहाँ के जो धर्म था वो व्यक्ति और समुदाय के ऊपर निर्भर करता था। कुल मिलाकर के आप साफ साफ समझ जाइए एक सामान्य सी रूपरेखा में कि जो होमरिक काल है वह होमर जी के ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड है। होमर जी कैसे थे? नेत्रहीन थे। उन्होंने 2 काव्यों की रचना की थी, इलियड और ओडिसी। वहां के जो भी व्यक्तित्व था या जो भी व्यक्ति थे उन सभी का मानना था कि यहाँ के जो भी देवता है वह जो करते हैं वही हमारे ऊपर गुजर रहा, वही हो रहा, मतलब पूरी तरीके से देवी देवताओं के ऊपर आश्रित थी। टाइम खेलों की यहाँ पे चर्चा, जो फ्यूनरल खेल थे बेटा, फ्यूनरल खेलों की चर्चा यहाँ कर लीजिएगा कि फ्यूनरल खेल यहाँ पे खेले जाते थे। और साथ ही साथ उन फ्यूनरल खेलों का हिस्सा ये सब हुआ करता था, मुक्केबाजी, मल्लयुद्ध, ये सब फ्यूनरल खेलों में ही आते थे। ठीक है। और एक देवी देवता जो उनके थे बेटा, मुख्य रूप से इनकी भी यहाँ पे व्याख्या कर लीजिएगा, किसकी बेटा? पैट्रिकुलस की। ये क्या था बेटा? होमरिक काल था। होमरिक काल को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, एक सामान्य शब्दों में ही आपको मिल गया कि होमरिक काल क्या है। यहाँ पे हमको लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे में अब जो है बेटा वो क्या है? शास्त्रीय युग है। दूसरा क्या है? स्पार्टा का, जो सबसे जबरदस्त पीरियड माना जाता है। खेलों का नहीं, खेलों का नहीं, खेलों का जबरदस्त पीरियड क्या बेटा? पूर्व एथेंस काल है, या खेलों का समय नहीं है। यह एक ऐसा अनुशासन का समय है जहां पे जो भी व्यक्ति होता था उसके लिए उसका जो राज्य है वह सर्वोपरि था। राज्य से बढ़कर कुछ भी नहीं। राज्य की सेवा ही करने के लिए लोग पैदा होते थे और उसी में अपने जीवन को खत्म कर देते थे। ये क्या बेटा? ये स्पार्टा काल है। स्पार्टा काल की चर्चा हो बेटा तो प्रश्न पूछा जाता है, शास्त्रीय युग के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्पार्टा काल को जाना जाता है। कहां पे यह जो स्पार्टा है ये कहां की सभ्यता है? तो आप कहेंगे कहां की बेटा? यूरेटस नदी के किनारे की सभ्यता है। वहां पे एक नदी थी यूरिडास, उसी के किनारे लोगों का जो जीवन यापन होता था, वहां की जो सभ्यता उत्पन्न हुई थी और उस सभ्यता में सारी चीजें आएंगी। जीवन काल, जो जीवन शैली थी, कैसे बच्चा पैदा होगा, कहां जाएगा, कब तक उसको जीना है, कब तक मरना है, क्या क्या करना है, उसके जीवन का जो सारा फैसला होता था वो रिटर्न होता था। पैदा होते ही उसके जीवन का पूरा फैसला कर दिया जाता था। जैसे बच्चा पैदा होता था बेटा तो 0 से लेकर के 3 साल तक, कहा बेटा? 7 साल तक, जैसे अपने यहाँ आज भी है जो एक एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बताया गया है कि बच्चा 6 से लेकर के, अब तो पहले था 5 से 7 साल तक, अब उसी को बढ़ा करके 6 से 8 साल तक कर दिया गया, 5 से 8 साल तक की कक्षा 1 की जो एजुकेशन पॉलिसी है वहां तक होनी चाहिए। वैसे ही सेम, तो वही जो 0 से 7 साल का पीरियड है वो ये माना जाता है 7 साल तक
बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए उसे अपने माँ के पास रहने दिया जाए। माँ उसको जो भी सिखा पाए वही सिखाए। इसीलिए बेटा 0 से 7 साल का जो है वो माता के संरक्षण में बीतता था। फिर बेटा दूसरा है 7 साल से 12 साल तक क्या होता था, बैरक के अनुशासन। बैरक का मतलब जैसे अपने यहाँ मान लीजिए कि बना दिए जाते हैं क्या, रहने के लिए हॉस्टल, वहां भी हॉस्टल की तरह बैरक बनाए गए थे। उन बैरक में 7 साल से 12 साल तक के बीच में बच्चा रहता था और पूर्ण अनुशासित होता था। अगर देखिए इसको 7 साल से 12 साल तक का जो पीरियड है वो चाइल्डहुड का समय है, ठीक है, मतलब बाल्यावस्था का समय है। उस बाल्यावस्था के दौरान बच्चा काफी कुछ सीखता है, इसलिए उसको अनुशासित रहने की जरूरत है। तो यहाँ पूरी तरीके से बेटा अनुशासन पर जोर दिया जाता था। तीसरे की चर्चा हो बेटा, तो 12 से लेकर के जब अगला पीरियड चालू होता था तीसरे, तो 20 साल तक प्रशिक्षण दिया जाता था, कठोर प्रशिक्षण। और माना जाता था कि इस बच्चे को अब जो भी शारीरिक गतिविधि, जितना भी उसके अंदर पावर डालना है, स्पीड डालनी है, एजिलिटी डाल, सब डाल दी जाए। तो क्या होता था बेटा, उसको कठोर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। कहा बेटा 12 से 20 साल तक। 20 से 30 साल तक का जो पीरियड होता था, अस्त्र शस्त्र चलाना, ये सब सीखना। और इसी में 30 साल के बाद शादी थी, यहां पे नहीं, 20 से 30 साल के बाद अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या दी जाती थी। ठीक है ना, ये चलाने की विद्या दी जाती थी और वह देश की सेवा करता था। यहाँ पे मतलब बॉर्डर पे, कह सकते हो कि इस समय वो कहा जाता था बॉर्डर पर रहता था, मतलब कुल मिलाकर की देश सेवा बॉर्डर पे होता था। फिर 30 से जो अगला पीरियड चालू होता था, वहां 30 साल के बाद वो शादी कर सकता था, बच्चे पैदा कर सकता था, लेकिन परिवार के साथ रहने की कोई अनुमति उसकी नहीं होती थी। वह ऐसे 60 साल तक, 30 साल से लेकर के 60 साल तक राज्य की सेवा निर्भीक होकर करना था। ये क्या करेगा, ये वहां का एक जीवन जीने का तरीका था। अब देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिन पॉइंट्स को देखने की जरूरत है। जैसे वहां पे एगॉग की जो चर्चा होती है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, वहां के एगॉग, तो क्या होता, जो क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली है, मतलब जो ये है 7 साल 12 साल 20 साल 30 साल 60 साल, मतलब जो क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली है, इसी को एगॉग बोला गया है। इसी क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। फिर क्या होता, यहाँ जो एगॉग को चलाने वाला होता, जो संचालक होता, जो इसको डील करता था, जो यहाँ पे टीचर होता था, वो क्या था, पैडोनमस था। पैडोनमस क्या करता था, एगॉग को चलाता था। फिर क्या होगा, यहाँ पे जहां पे यह प्रशिक्षण होता था, ये क्या था, जो यहाँ पे खेल का मैदान होता था, ये प्लेटन स्टास था। ये क्या था बेटा, यही आपका प्लेटन स्टास। यहाँ पे खेल का प्रशिक्षण या खेल का मैदान के रूप में होता था कि आप जो भी खेल होंगे, मल्ल युद्ध वगैरह जो भी होंगे, वो यहीं पे आप खेलेंगे। अब खिलवाएगा कौन, पैडोनमस खिलवाएगा। फिर क्या बेटा, टाइगेट्स क्या था, आप सभी लोग टाइगेटस के नाम को जाने होंगे। टाइगेटस क्या था बेटा, एक पर्वत की श्रृंखला है, ये पर्वत की श्रृंखला है, जहां पे क्या होता था, जहां पे जब बच्चा पैदा होता था तो उसको इतने पाउंड का होना जरूरी है, ऐसा माना जाता है। कितने पाउंड का, अगर उतना पाउंड का नहीं है, वो उससे कम है, या फिर पहले उसके अंदर कोई रोग है या कोई दिक्कत आ गई, अपंग पैदा हुआ, तो सीधा सा वहां का तरीका था कि टाइगेटस पे जाओ, बच्चे को वहां से नीचे की तरफ थ्रो कर दो, फेंक दो, मतलब उसको जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है यहाँ पे। क्योंकि सबसे मुख्य चीज क्या है, सैनिक प्रशिक्षण, मतलब सैनिक बनाना। यहाँ का मुख्य उद्देश्य था सैनिक बनाना, हर किसी को सैनिक बनाने की चेष्टा की जाती थी। तो ये क्या था बेटा, टाइगेटस था। अब क्या बेटा, हमने कहा सभा, यहाँ पे 2 सभाएं होती थी, सभा के बारे में चर्चा होती, यहाँ पे 2। एक होती थी बेटा, एक क्या था, एगोरा है, दूसरी ड्यूल है। यहाँ की 2 सभाएं थी। जो स्वतंत्र नागरिकों की सभा होती थी वो क्या थी, एगोरा थी। और जो सामंतों की सभा थी, जो सामंत होते थे या जो कैदों की बंदी वगैरह होते थे, उनके लिए क्या बेटे, ड्यूल हुआ करती थी। तो 2 सभाएं लगती थी, एक सभा में स्वतंत्र नागरिक होते थे, दूसरी सभा में ड्यूल में जो मतलब कि स्वतंत्र नहीं हुआ तो होते थे, उनको रखा जाता था। सैनिक शिक्षा का लक्ष्य क्या था बेटा, सीधा सा था, अच्छा सैनिक बनाना। मेन उद्देश्य उनका वही था, शिक्षा का जो लक्ष्य था। और उद्देश्य इनका क्या था बेटा, मैन ऑफ एक्शन, सीधा एक्शन। यहाँ पे क्या था, मैन ऑफ विजडम, ये चर्चा मैंने की थी, मैन ऑफ विजडम थी। यहाँ पे सीधी चर्चा किसकी बेटा, मैन ऑफ एक्शन की। सीधा एक्शन करना है, सोच विचार नहीं। अगर आदेश मिल गया इसका मतलब
शूट एंड साइट। प्रचलित खेल की चर्चा हो बेटा, तो यहाँ पे सबसे जो प्रचलित खेल था कुश्ती था। यहाँ पे एक वर्ड आपको ईरेन मिलेगा। ईरेन ये क्या था, जो सैनिकों की टुकड़ी होती थी कि एक टुकड़ी में कितने लोग जाएंगे, मान लो 12 लोगों की वहां व्याख्या की जाती है, 8 से 12 लोग, तो जो 8 से 12 लोग होंगे उस टुकड़ी में, उसको ईरेन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटा? ईरेन बोला जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिए, एगार, पैरानॉमस, प्लेटनस्टार, टाइगेटस, ब्यूल, एगोरा, ईरेन, ये सब क्या बेटा यहाँ की मुख्य क्या बेटा प्रचलित शब्द है। अब यहाँ तो थोड़ा सा और भी छोटे हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों को ज्यादा दिक्कत हो, बट मैं यहाँ पढ़ता जाऊंगा, आप आराम से देखिएगा। बाकी इसकी मैं जो भी पीडीएफ होगी मैं लगा दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। अब मैं याद रखा पूरे संस्कार। पूरे संस्कार का मतलब अगर सही दिशा में देखा जाए तो खेलों का जो पूर्ण इतिहास है वो यहीं पे है। जो एथेंस का नाम लिया जाता है खेलों के दुनिया में, जो विश्व में एक अग्रणी स्थान दिया जाता है, वो क्या बेटा यही है, पूरे एथेंस काल की चर्चा। ये क्या था बेटा, इसको डेमोक्रेसी पीरियड कहते हैं, या कह लीजिए प्रजातंत्रवादी काल इसको बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे लोग अब स्वच्छंद थे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बंधित प्रतिबंधित थे, यहाँ पे कोई किसी से कोई भी अपने तरीके से जीवन नहीं जी सकते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ जीवन जीने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। माता पिता यहाँ पे संरक्षक के रूप में कार्य करते थे, बच्चे को लड़ना भी सिखाते थे, लेकिन वो कंपलसरी नहीं था, वो माता पिता के माध्यम से था। ऐसे देखिए शिक्षा का उद्देश्य क्या था बेटा, मैन ऑफ विजडम। यहाँ सोच विचार के साथ सारी चीजें चलती थी। जीवन काल यहाँ भी था बेटा, 7 साल तक माता के संरक्षण में, 7 से 12 साल तक पेलेस्ट्रा। ये याद रखिएगा, यहाँ पे पेलेस्ट्रा शब्द जो आता है इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पेलेस्ट्रा की व्याख्या मैंने की है कि व्यायामशाला जहाँ कुश्ती और मुक्केबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था, पेलेस्ट्रा था। तो यहाँ बेटा 7 साल से 12 साल तक के बीच में बच्चे को पेलेस्ट्रा में भेज दिया जाता था कि जाइए, मतलब पौरुषवादी बनिए, मतलब अपने आप को फिट रखिए, उसलिए वहां पे भेजा जाता था। और साथ ही साथ इसके बाद 12 साल के बाद सैनिक प्रशिक्षण और नैतिक शिक्षा पर जोर दिया जाता था। सैनिक प्रशिक्षण होता था, करना चाहो तो करो, लेकिन स्पेशल नैतिक शिक्षा पर जोर दिया जाता था कि बच्चों को सभ्य बनाना है, सोच विचारशील बनाना है, झगड़े लड़ाई से थोड़ा दूर रखना है। चौथा बेटा स्वतंत्र जीवन जीने की उनके लिए पूरी उसके बाद आजादी हो रही थी, जैसे वो जीना चाहे वैसे जिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेलेस्ट्रा की मैंने चर्चा की बेटा, व्यायामशाला जहां कुश्ती मुक्केबाजी होती थी। यहाँ पे कुछ बेटा जो सिखाने वाले हुआ करते थे उनके नामों की चर्चा होती है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और ये कहीं ना कहीं किसी माध्यम से आपके दिमाग में आने ही चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे हमने चर्चा की बेटा पेड्रो ट्राइब की। ये क्या बेटा शारीरिक शिक्षक होता था वहां का, जो पेड्रो ट्राइब है वो शारीरिक शिक्षक है। या कह लीजिए कि जैसे आप और हम हैं, एक तरीके से पेड्रो ट्राइब की तरह है। हम अपने स्कूल में क्या है बेटा पेड्रो ट्राइब है, आप जहां पे जाते हो पेड्रो ट्राइब हो। आप अपने आप को पेड्रो ट्राइब की तरह जब याद रखोगे तो ऐसे में याद आ जाएगा कि बेटा जो पूर्व एथेंस काल है वहां पे जो पेड्रो ट्राइब था वो क्या था, शारीरिक शिक्षक था। ये था। अब देखिए जो अन्य लोग वहां टीचर सब है, कुछ ना कुछ सिखाने वाले सब है। जैसे अपने यहाँ क्या होता है, बॉक्सिंग वाला अलग कोच होता है, जूडो वाला अलग कोच है, तैराकी वाला अलग कोच है, क्रिकेट वाला अलग कोच है। ऐसे बेटा ये सब कहते कोच की तरह रहते थे, कोच की तरह अपनी भूमिका निभाते थे, इनकी चर्चा हो जाती था। डीडस स्टेडियम जो होता था बेटा ये विद्यालय ही था, लेकिन स्पेशल संगीत के लिए जाना जाता था, डीडस स्टेडियम, ठीक है। फिर है स्टेरिस्टिस, ये गेम जो सिखाते थे, या कह लो क्रिकेट की तरह जो खेल होता था, गेम से जो खेला जाता था वो कौन खिलाता था बेटा, स्टेरिस्टिस खिलाता था, या स्पेशल कोच था किसका बेटा, गेम के लिए। एकोनोस्टिस, हमने कहा था कि एकोनो से याद रखेंगे, एकोनो मतलब कोनादार कोई चीज है, तो क्या बेटा भाला देखिए ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो कौन है, एकोनो, 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 एकेने, मतलब इस तरीके से याद रखेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि कई शब्द यहाँ पे आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो जो एकोनोस्टिस था, भाला फेंक का जो अध्यापक था वो होता था, मतलब कि जेवलिन जो सिखाने वाला गुरु होता था वो एकोनोस्टिस होता था। टोक्सोटोज होता था, टोक्सोटोज लिखा है, टोक्सोटोज इसको बोलते हैं धनुर्विद्या। जो आर्चरी सिखाता था उसको क्या बेटा टोक्सोटोज बोला जाता था। हेर्लोमैचोस, हेर्लोमैचोस अस्त्र शस्त्र शिक्षा सिखाने वाला, मतलब कह लीजिए कि ये जिनसे लड़ाई झगड़े होते हैं, तो जो अस्त्र शस्त्र शिक्षा बेटा वो हेर्लोमैचोस सिखाता था। लांसो सार्गस होता था बेटा, जो गरीब लोग होते थे उनकी व्यायामशाला जो होती थी वह क्या है, लांसो सार्गस। इसकी चर्चा हुई है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि लांसो सार्गस क्या है।
सर्कस को आप याद रखें। क्या बेटा, ये क्या है, गरीब लोगों की एक व्यायामशाला है जहां गरीब बच्चों को क्या किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। पैन खेल की चर्चा हमारे एग्जाम में हुई है कि पैन खेल क्या है। तो ऐसे बेटा कुश्ती और बॉक्सिंग का जो मिश्रित खेल होता था, जैसे कह लो कि जूडो, जूडो आप देखे होंगे, जो जूडो होता है, जूडो देखिए एक होता है नहीं ताइक्वांडो जो जिसमें सिर्फ पैर चलता है, जूडो बॉक्सिंग जिसमें सिर्फ हाथ चलता है, जूडो जिसमें पैर हाथ दोनों चलता है, जूडो। ऐसे ही बेटा जो पैन खेल था, ये क्या है, पैन जो खेल है, इसमें कुश्ती और मुक्केबाजी दोनों होती थी। इनका मिश्रित जो खेल होता था, जैसे जूडो मिश्रित खेल है, उसी तरीके पैन होता था। एक यहाँ पे होता बेटा, जो सारे लोग जब थक जाते थे, जो खिलाड़ी होते थे, तो उनको तेल लगाने के लिए, तेल मालिश करने के लिए कोई होता था, उसे एलिपते कहते थे। एथेंस में कुछ जिमशालाएं बनाई गई थी जिनमें अलग अलग लोग रहा करते थे। हमने साइनो सर्कस की बात की थी, ये साइनो सर्गम ये व्यायामशाला थी, एकेडमी थी, लाइजियम थी। तो 3 प्रकार की व्यायामशालाएं थी एथेंस में, एकेडमी, लाइजियम और साइनो सार्गस। सार्गम है ये, सार्गस लिख लीजिएगा, साइनो सार्गस। यहीं पर एथेंस में जो पैन हेलेनिक इसको ठीक कर लीजिएगा, पैन हेलेनिक समारोह, ये एथेंस में एक पैन हेलेनिक खेल होता था या समारोह होता था, जिसमें कुल 4 खेल होते थे। उन 4 खेलों के आयोजन को पूर्ण रूप से पैन हेलेनिक उत्सव भी कहा जाता है। क्या होगा, पैन हेलेनिक उत्सव। पैन हेलेनिक उत्सव पूर्व एथेंस काल में होता था और उसमें 4 खेल आयोजित होते थे बेटा। एक ओलंपिक था, एक पीथियन था, एक स्थिनियन था और एक मिलियन था। ये 4 खेलों की व्याख्या यहाँ पे की जाती है, तो आप याद रखेंगे। यहीं पे याद रखिएगा, पूर्व एथेंस काल में ही जो मड बात है, इसकी भी चर्चा है, ठीक है, मड बात की भी चर्चा है, तो ये भी याद रखिएगा। तो याद रखें, जो भी यहाँ पे प्रश्न थे सारे इंपॉर्टेंट थे, सभी को आप लोग एक बार दिमाग में रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। चाहे पेरेस्टा की, चाहे पेडोट्राइट की, चाहे डिडास्केरियम की, चाहे स्फेरिस्टिक की, इकोनेटिस्टिस की, टोक्सोटोस की, होमिलोमाइसोस की, लांसोसार्गस की, पैनक्रेशन खेल की, एलिपते, और साथ ही साथ जो 3 जिम्नेजियम वहां थी उनकी चर्चा, एकेडमी, लाइजियम और साइनोसार्गस। एथेंस में जो समारोह होते थे 4 खेलों वाले, ओलंपिक, पीथियन, स्थिनियन और मिलियन। ये क्या बेटा, अगर खेलों की बात की जाए तो पूर्व एथेंस काल में पूरी तरीके से खेल ही आयोजित हुए हैं। अब देखिए चौथा जो है क्या बेटा, उत्तर एथेंस काल है। क्या है, उत्तर एथेंस काल। अगर उत्तर एथेंस काल की चर्चा की जाए तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े सब खत्म थे, एक तरीके से खेल भी खत्म था। खेल का भी यहाँ कोई प्रारूप नहीं मिलता है, सामान्य खेल ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। विस्तृत खेलों की चर्चा ज्यादातर ना के बराबर है। ऐसे में अगर बात की जाए बेटा, उत्तर एथेंस काल को जो मुख्य रूप से जाना जाता है वह स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। अब कहेंगे स्वर्ण काल क्यों, क्योंकि वहां तो खेल ही नहीं हुए। तो खेल नहीं बेटा, लेकिन यहाँ पे इस युग में ऐसे बौद्धिकवादी लोग पैदा हुए, ऐसे दार्शनिक पैदा हुए, या हिप्पोक्रेटस जैसे महान चिकित्सा शास्त्री पैदा हुए, जिन्होंने पूरे विश्व में किसका, ग्रीस का नाम रोशन कर दिया। इसीलिए बेटा इसको ग्रीस का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब देखिए लिखा है, उत्तर एथेंस काल को यूनानी शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है। सबसे मुख्य पॉइंट है ये। अगला बेटा, इसे दर्शन शास्त्रियों किसने सुकरात, अरस्तु, प्लेटो का भी काल कहा जाता है। मतलब इन लोगों ने इस युग में जन्म लेकर के पूरे विश्व में अपनी एक अलग छाप छोड़ी, जिसकी वजह से एथेंस की तरह जाना जाने लगा। बाकी एथेंस में और कुछ नहीं था। एथेंस की सभ्यता और एथेंस का जो ये हमारे दार्शनिक है, जो फिलोसफर है, इन्होंने पूरी दुनिया में डंका बजाया है। इसलिए बेटा प्लेटो कुश्ती, ठीक है, प्लेटो कुश्ती का पहलवान था, जो ओलंपिक में विजेता भी एक बार बना है।
इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। एक मिनट, फिर देखिए बेटा, हमने कहा इस काल में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास था। मुख्य रूप से अगर देखा जाए, इसीलिए इसको क्या कहा गया, स्वर्णकाल कहा गया है, क्योंकि यहाँ जो भी व्यक्ति हुआ करता था, जो भी बच्चा होता था, उसकी मानसिक बौद्धिक सारे स्तर को मजबूत किया जाता था। इस काल में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना था। इस काल में खिलाड़ी वाद एवं व्यायाम क्रियाओं का महत्व कम होने लगा और बौद्धिकवाद का व्यक्तित्ववाद को, मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए बेटा, तो इसमें जो खिलाड़ीवाद है, मतलब खेल, ये व्यायाम की जो क्रियाएं हैं, इनका महत्व कम हो गया, इनको बिल्कुल कम कर दिया गया, क्योंकि रोम का जब आक्रमण हुआ पूरी तरीके से जो खत्म कर दिया गया, तो यहाँ पे खेलों को पूरी तरीके से नष्ट, जैसे मतलब कि उनका कोई वो ही नहीं लगा। यहाँ पे सिर्फ क्या बौद्धिकता को चर्चा हुई बेटा, इसीलिए यहाँ पे क्या बेटा, बौद्धिकतावाद व्यक्तित्व उत्कृष्ट पर अधिक बल दिया गया। फिर क्या गया, रोमवासियों ने यूनानी सभ्यता का पतन कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। जब थियोडोसियस प्रथम और थियोडोसियस सेकंड की चर्चा होगी, जब लोग स्पोर्ट्स को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्राचीन ओलंपिक को जब हम पढ़ते हैं तो थियोडेसियस की चर्चा करते हैं और थियोडेसियस सेकंड की चर्चा करते हैं, जिन लोगों ने क्या किया बेटा, पूरे एथेंस को तहस-नहस कर दिया, जिसकी वजह से खेल पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब देखिए, जो ये हाइपोक्रेटस लिखा है, हिप्पोक्रेटस, ये ठीक है, जो हिप्पोक्रेटस है बेटा, जैसे महान चिकित्सा शास्त्र का जन्म यहीं पे हुआ है, या कहा जा सकता है चिकित्सा शास्त्र के जो जनक है वो हिप्पोक्रेटस है, और कहा कि बेटा ग्रीस के ही है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र का में पतन का युग माना जाता है, तो सीधी सी बात है, आप लोगों ने देखा होगा कि शारीरिक शिक्षा का जो महत्व था यहाँ पे काफी घट गया। जिस तरीके से शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र सबसे ज्यादा हमारे पूर्व एथेंस काल में रहा, हमारे स्पार्टा काल में नहीं रहा, फिर भी शारीरिक मजबूती को बल दिया गया था, और ऐसा माना जाता था कि जो भी यहाँ का नागरिक है पूरी तरीके से फिट रहे, और फिट रहने का मतलब है शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। ठीक है, तो ऐसे में देखा जाए बेटा, तो स्पार्टा काल और साथ पूर्व एथेंस काल, दोनों ही युग जो है, अगर चारों को एक सामान्य वे में देखा जाए, तो होमरिक काल में सामान्य चर्चा हुई है, खेलों की चर्चा कम हुई है, देवी देवताओं की चर्चा हुई है, और साथ ही साथ यहाँ पे जीवन जीने का एक सामान्य जो तरीका था वह इलियड और ओडिसी में जो लिख दिया गया था उसी के आधार पर चलते थे, और यह मानते थे कि उसमें जो लिखा है, जो देवी देवता हमारे भाग्य का फैसला करेंगे, वही सब कुछ है। स्पार्टा काल में पूरी तरीके से बेटा सैनिक तैयार करने की एक प्रथा थी, और हर नागरिक को सैनिक प्रशिक्षण देना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। वो यह मानते थे कि जब तक जिए कैसे जिए बेटा, पौरुष के साथ जिए, या फिर राज्य के लिए हम क्या करें, मर मिट जाए, खत्म हो जाए। पूर्व एथेंस काल में ना पूरी तरीके से खेलों का इतिहास है। जितने भी खेल आज पढ़ते हो ना, चाहे ओलंपिक की चर्चा हो, चाहे पीथियन की, चाहे नीमियन की, चाहे स्तीनियन की, जिनकी भी चर्चा करते हो, वो सब कहां पे ना, पूर्व एथेंस काल में ही आपको मिलेंगी। और साथ ही साथ उत्तर एथेंस काल में देखा जाए तो खेल पूरी तरीके से खत्म हो गए। उत्तर एथेंस काल में दार्शनिकों का उद्भव हुआ, बुद्धि को महत्व दिया गया। बुद्धि को महत्व देना तीनों में दिया गया, यहाँ सिर्फ अगर बुद्धि को महत्व नहीं दिया गया तो स्पार्टा काल में नहीं दिया गया। वहां पे सीधा रखा गया मैन ऑफ एक्शन, मतलब हम सिर्फ क्या करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, बस और कुछ नहीं। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा, और इतनी जो हमने व्याख्या कर दी है, इस व्याख्या को मैं पीडीएफ के माध्यम से दे दूंगा, तो कंफ्यूजन आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जी 5 मिनट और ताकि ये अभी खत्म हो जाए, और इस पे हमें दोबारा चर्चा करने की ज्यादा जरूरत ना रहे, ठीक, क्योंकि समय कम है तो देखना थोड़ा जरूरी रहेगा। जो पैन हेलेनिक खेलों की चर्चा होती बेटा, आपके ऊपर एक टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है कि पैन हेलेनिक खेलों या पैन हेलेनिक उत्सव पर टिप्पणी लिखिए, या खेल पर टिप्पणी लिखिए, इसकी व्याख्या कीजिए, तो आप सीधी सी चर्चा यहाँ पे करेंगे इस तरीके से। माइक बंद रखे बेटा, 5 मिनट और। एक सामान्य ट्रिक के माध्यम से हमने इसको लिख भी दिया है ताकि आपको ज्यादा दिक्कत हो और आप आसानी से क्लियर भी कर लें। हमने लिखा क्या बेटा, एक ट्रिक बनाई है, 4 खेल है, ओलंपिक, पीथियन, स्थिनियन और नीमियन। अगर ध्यान दे तो हमने ओपन लिखा है, किसी खेल को क्या करते हैं बेटा, हम ओपन करते हैं, शुरुआत करते हैं।
तो ओपन में जो ओ है वो ओलंपिक खेल है, जो पी है वो पीथियन खेल है, जो ई है वो स्टीमियन खेल है, और जो एन है वो नीमियन। तो 4 खेलों को सीक्वेंस में याद करने का जो एक अच्छा तरीका है वो ओपन है, OPEN, ओपन करिए खेल को। तो हमने क्या किया बेटा, ओपन किया खेल को, ओलंपिक, पीथियन, स्टीमियन और नीमियन। अगला क्या बेटा, हमने अगली टिप बनाई कि जो ओलंपिक खेल होंगे वो कहीं ना कहीं स्थान पे होते हैं, तो स्थान की भी चर्चा होती है। तो स्थान कहां कहां पे कौन से खेल होते थे उसको याद करने के लिए हमने जो ट्रिक बनाई क्या बेटा, कि ओपन करते हैं क्या, उडका। उडका मीन्स एक सामान्य क्या है, वाइन है, ड्रिंक है, या कह लो दारू की तरह है। दारू कहोगे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, वाइन कहोगे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग पर भी उसी तरीके से रहे हैं। तो क्या बेटा हमने किया, उडका, OBKA, उडका को हमने क्या किया, ओपन किया। उडका क्या है बेटा, स्थान का नाम है, ओपन किया तो खेल ओपन हो गया। चलिए उडका से ओ फॉर ओलंपिया में, या ओलंपस पर्वत पर कह लीजिए, ओलंपिया शहर में, ओलंपस पर्वत पर, ओलंपस पर्वत के ओलंपिया शहर में ये खेल होते थे। डी फॉर डेल्फी में होते थे, के फॉर कोरिंथ में होते थे, ए फॉर अर्गलीज में होते थे। ODKA, ओ से ओलंपिया में, के से कोरिंथ में, और ए से अर्गलीज में। तो ये तो क्लियर हो गया कि ओपन किया उडका को, खेल स्थान। अब अगला जो टॉपिक है बेटा, अगले टॉपिक जाते हैं। अगले क्या है, हमने ट्रिक लगाई JAPJ, मतलब जैज। देखिए क्या है, देवताओं के नाम याद रखने हैं, तो एक तरीके से कहते हैं जय। जय अगर हम अपनी भाषा में जय बोलते हैं, किसकी, देवताओं की जय बोलते हैं, तो वो अपनी भाषा में जैज कहते हैं, जैज। हम जय बोलेंगे तो अगर विदेश में जा रहे तो जैज बोलेंगे, क्या, जैज, JAPJ। ये क्या बेटा, इसके माध्यम से उनके नामों को याद करेंगे। जे फॉर ज्यूस, वही ज्यूस में जीएस, ये भी ज्यूस ही है, ठीक है। जे फॉर ज्यूस, ए फॉर अपोलो, या जिसे घाव भरने का देता है, गॉड ऑफ हीलिंग भी बोलते हैं। पी फॉर पोसिडोन, जे फॉर ज्यूस। मतलब कुल मिलाकर के ओलंपिक और नीमियन के देवता बिल्कुल एक ही है। यहाँ पे ज्यूस जी है तो यहाँ पे भी ज्यूस जी है। तो मैं क्या था, जेड, जे से ज्यूस, ए से अपोलो, पी से पोसिडोन, जे से जीएस। ये क्या बना, ये हमारे देवता है। अब इन्हीं देवताओं का हिंदी रूपांतरण हुआ है, या हमारा जो कल्चर है, या जो हमारा क्लाइमेट है, या जो हमारा वातावरण है, उसके अनुसार कुछ देवी देवताओं के नाम ऐसे रखे गए। इसको हमने क्या बोला, ऐस। जब हमने कहा जय तो क्या बोला, ऐस। ऐसे जय कैसे होता, ऐसे होता, जय ऐसे, ऐस, ए से आकाश देवता, सा से सूर्य देवता, सा से समुद्र देवता, और आ से आकाश देवता। तो सीधी सी बात है, यहां ज्यूस देते थे, यहां आकाश है, यहां ज्यूस है, यहां आकाश है। हमने कहा अपोलो या घाव भरने के देवता, तो सीधी सी बात है, आप ऐसे याद रखो कि जब कभी कट उठ जाता है तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा कहते हैं यार धूप में बैठ जाओ, या धूप से विटामिन डी वगैरह आपको मिल जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ आपको एनर्जी मिलने वाली है। तो ऐसे में हमने क्या कहा कि यहाँ पे जब अपोलो है या जो गॉड ऑफ हीलिंग है वो सूर्य देवता है, और पोसिडोन को आप समुद्र देवता के रूप में देख सकते हो, क्योंकि स्थीनियन की अगर चर्चा होगी, स्थीनियन अगर समुद्र के, यस फॉर स्थीनियन और यस फॉर समुद्र देवता, ऐसे भी दिमाग में आ जाता है कि स्थीनियन समुद्र देवता, पीथियन सूर्य देवता। अब ओलंपिक आकाश और नीमियन आकाश, पहले ही क्लियर है। अब देखिए बेटा, इन खेलों का जब ओरिजिन हुआ तब की चर्चा है। एक मैंने प्रारंभ की डेट लगी है, क्या बेटा, ओलंपिक खेल 776 हुए तो दुनिया जानती है, सब लोग जानते हो। पीथियन 586 में हुआ है, स्थीनियन 582 में हुआ है, और नीमियन 573 में हुआ है। याद रखिएगा, कहीं कहीं 582 दो मिलता है, जो गलत है, क्योंकि ये हमारा सवाल एग्जाम में पूछा गया और स्पष्ट लिखा नहीं है, इसलिए दिक्कत नहीं, थ्योरी में लिखा गया है। तो प्रारंभ की डेट भी मैंने यहां पे लिख दिया, जो आपके लिए बिल्कुल सहायक रहे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 776, 586, 582 और 573 कहने का मतलब बेटा इसी क्रम में खेल आगे की तरफ बढ़े हैं। अब देखिए, जो ओलंपिक खेल होता था वो 4 वर्षों के अंतराल पे होता था।
पीथियन खेल जो होता था वह तीसरे वर्ष से, ओलंपिक के तीसरे वर्ष से, ओलंपिक के तीसरे वर्ष। और इस थीमियन और नीमियन जो होते थे या दो वर्षों में होते थे, या पहले दूसरे और चौथे वर्ष में, ये 2 वर्षों में। बात एक ही है, ठीक है। तो इस थीमियन और नीमियन 2 वर्षों में, पीथियन 4 वर्षों में, ओलंपिक 4 वर्षों में। ये 4 वर्षों में है, ये 3 वर्षों में है, ये 2 वर्षों में, और ये भी 2 वर्षों में है। अगर खेल की बात की जाए, देखिए ओलंपिक में दौड़ होती थी, पेंटेशन खेल होते थे, कुश्ती, मुक्केबाजी, रथ मिश्रित सब खेल होते थे ओलंपिक में, सबको पता ही। अगर पीथियन की चर्चा की जाए, जो घाव भरने के लिए होता है, जो सूर्य देवता है, अगर उनकी चर्चा हो जाए तो सीधी सी बात है, जब सूर्य निकलता है तो देखिए एक अलग की ट्यूनिंग सुबह सुबह बजने लगती है। तो मतलब संगीत, रथ दौड़ और घुड़दौड़ जैसी प्रतियोगिता यहाँ पे होती थी। इस थीमियन क्योंकि समुद्र में खेल खेले जाते थे, इसलिए यहाँ पे समुद्र वाले खेल भी थे, जैसे नौकायन और सैन्य अभ्यास करवाया जाता था। नीमियन खेल बिल्कुल मिलता जुलता था, किससे बेटा? हमारे ओलंपिक से, इसलिए दौड़ और धावण पथों का यहाँ पे प्रचलन था। इस तरीके से यह खेल यहाँ पे आयोजित किए जाते थे। इन खेलों को हम लोगों ने 2-3 बार और भी पढ़ा है, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो आई थिंक एक बार समझेंगे तो कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। बाकी इसकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। अब आप लोग बोल सकते हैं। हेलो, आवाज आपकी खुली है बेटा? ये हो सके तो पीछे वाली स्लाइड में जैसे 1100 से 820 लिखे हैं, वैसे करके अगर स्पार्टा और उसका भी लिख दीजिए। अच्छा, टाइमिंग जी जी जी। चलिए टाइपिंग में यहाँ नोट कर देता हूं ऐसे। अच्छा, वो पीछे वाली स्लाइड में चला गया, ठीक है। तो 700 से 800 800 से 700 के बीसी के बीच के जो पीरियड है बेटा, वो आपका किसका है? वो इसका क्या बोलते हैं, स्पार्टा काल का है। और लगभग 700 से लेकर के 350 के बीच का जो पीरियड है, वो आपका पूर्व एथेंस काल का है। बाकी जो बचता है एथेंस काल में आ जाता है, उत्तर एथेंस काल। मैं ऐसे में लगा दूंगा, ठीक है, वो भी लिख दूंगा, वहां पे दिक्कत नहीं होगी। एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, क्योंकि प्रश्न देना है, उत्तर देना है, इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको करते चलना है। ऑब्जेक्टिव इसलिए करना है ताकि भविष्य में कोई भी एग्जाम पढ़े तो आपको दोबारा लौट के यहां तक ना आना पड़े। अब आपके दिमाग में ये चीजें अब देखिए, क्योंकि आपको थ्योरी भी लिखना है, इसलिए। और यही नहीं, अब मैं फिर बता दूं, जो लोग नए जुड़े, जो पुराने हैं, जो लोग क्वालिफाई हुए, जो लोग नहीं हुए, आगे आने वाला जो भी समय है, आप मान के चलिए कि हर जगह इस तरीके का परिवर्तन देखने को मिलेगा कि आपको ऑब्जेक्टिव के साथ थ्योरी भी मिलेगी। जैसे ईएमआरएस और आपने एनबीएस और केबीएस में देखा है, उसी तरीके से आपके जितने भी एग्जाम लगेंगे लगभग सब में यह कंपल्सरी कर ही दिया जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल रेडी रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रश्न जितने भी जाए, मैं फिर से बता दे रहा हूं, प्रश्न जितने भी जाए एक सीक्वेंस में प्रश्न जा रहे हैं। और कोशिश करिए, आपको आ रहा है तो अपने मन से लिखिए, नहीं आ रहा है तो जो भी प्रश्न यहाँ पे दिए जा रहे हैं या जो भी उत्तर आपको सटीक उत्तर वहां पे दिखते हैं, एक बार संशय निगाह से देख लीजिए। देखने के बाद लेकिन पढ़ना आपको ही है, लिखना आपको ही है। अगर आप ऐसा करते रहोगे तो निश्चित रूप से आपकी लिटरेसी तेज होगी, लिखने की राइटिंग अच्छी होगी, और आपको एक दायरा भी मिलेगा हम कितने समय में कितने क्वेश्चनों को अटेंड करने में। बाकी इस बार का जो संडे रहेगा वह बिल्कुल कैसा रहेगा बेटा? बिल्कुल 3 घंटे वाला रहेगा। 3 घंटे का मतलब 3 घंटे, और 200 प्रश्न का जो 200 और जो 120 शब्द वाले प्रश्न है, 10 दूनी 20, वो पूरे जाएंगे, ताकि 120 नंबर में आपको देखना कि लगभग कितने नंबर हम पा सकते हैं। ठीक है बेटा, बंद किया जाए। इसकी मैं क्विज देता हूं और इसके क्वेश्चन भी आपको मैं लगाता हूं। क्वेश्चन 1-2 करके सोइएगा, बाकी उठने के बाद कल मॉर्निंग में जरूर करिएगा। अभी छुट्टियों का समय है तो जितनी हैंड राइटिंग चला पाइए चला लीजिए। ठीक है बेटा, बंद किया जाए। गुड नाइट। किसी कुछ पूछना हो तो बोल सकते हैं। हेलो, गुड नाइट सर। बेटा गुड नाइट।
स्लाइड